हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग किया था। जहाँ पे हमने क्या किया था, मास को एक बार तो दो स्प्रिंग के बीच में रखा था, साइड में रखा था, और जब दो स्प्रिंग को पैरेलल में रखा था तो उनके लिए जो अलग अलग ऑसिलेशंस आई थी तो हमने वो किया था। आज हम करेंगे डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अनडैम्प्ड मतलब देखो जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वो कौन सी मतलब मोशंस होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी जो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेट एट ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, वो ओसिलेशंस तो जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे जो टाइम के साथ, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। देखो इस तरीके की जो ओसिलेशंस होती हैं, मतलब देखो ये मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। जैसे कुछ ओसिलेशंस ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज होती है, मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। टाइम के साथ उनका जो एम्पलीट्यूड है, देखो ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड। वो जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड है अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो क्या होंगी, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके एग्जांपल क्या है अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के। जैसे कोई भी सिंपल जो पेंडुलम है उसमें जैसे कोई बॉब लटका रखा है और वो वैक्यूम स्पेस में है। वैक्यूम है मतलब एयर में, एयर भी उसको फ्रिक्शन नहीं करेगी। मतलब जैसे ही हम उसको क्या देंगे, थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो हमने वैक्यूम में लटका रखा है, वैक्यूम में थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो ये अपनी सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा और टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा। वैक्यूम हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एयर लेते तो एयर इसकी मोशन को रजिस्ट करती, जो कि टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाती, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशंस। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम बॉब को क्या करेंगे, वैक्यूम के अंदर लटकाएंगे जहां पे वहां पे एयर भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो अपनी सेम ओसिलेशंस के साथ मूव करता रहेगा और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा उसका एम्पलीट्यूड, तो सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो देखो जो वेरिएशन होता है जो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, वो कैसे होता है, देखो जो टोटल एनर्जी होती है इस सिस्टम के अंदर, जो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, टाइम के साथ, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है ना ओसिलेशंस में, वो भी इसके साथ कांस्टेंट रहती है। ये एम्पलीट्यूड तो इसका कांस्टेंट रहता ही है, साथ में इसकी जो एम्पलीट्यूड यानी जो सिंपल अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम के अंदर, जो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होती है, वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। और वो क्या होती है, टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं होती। टाइम पे इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंडेंट सिर्फ ये करेगा अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये ऑसिलेशंस करेंगी। जो इसमें एनर्जी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो भी एक टाइप से कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, तो एक टाइप से कांस्टेंट तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी इसकी एनर्जी। ठीक है, तो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होंगे, जिनका एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ चेंज ना हो, सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव करें। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन कि व्हेन ए सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ओसिलेट विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, देखो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, विच डज नॉट चेंज विद टाइम, इट्स ओसिलेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो क्या होती है, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, दैट इज डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस। डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस, देखो डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस क्या होती हैं। डैम्प्ड मतलब, अनडैम्प्ड में तो क्या होता, उसका जो एम्पलीट्यूड हो रहा था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था टाइम के साथ, सॉरी जो कांस्टेंट था एम्पलीट्यूड टाइम के साथ। लेकिन क्या होगा, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, डैम्प्ड ओसिलेशंस में मतलब क्या होता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ओसिलेट करता है विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ। देखो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डायग्राम होता है कुछ इसी तरीके से आता है। देखो शुरू में हायर फ्रीक्वेंसी का, फिर उससे लो आता है, फिर उससे लो आता है, फिर उससे लो, फिर उससे एक टाइम से आके वो बिल्कुल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करने लग जाता है। देखो ये है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, चेंज भी नहीं कह सकता, डिक्रीज बोलेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा हो। देखो शुरू में इसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा था, फिर कम होते 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 बिल्कुल, देखो बिल्कुल कम हो गया। तो जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो वो क्या होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेशंस। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं देखो वो कौन कौन से हो जाते हैं एग्जाम्पल। अगर बॉब को हम क्या करें, देखो इसमें हमने अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या किया था, हमने जो सिंपल पेंडुलम के बॉब में, बॉब को वैक्यूम में
वो किया था, ठीक है, टाई किया था, वैक्यूम में टाई किया था। इसका मतलब क्या होता है, उसके ऑसिलेशंस दो जो है उसमें एयर का कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा था, एयर फ्रिक्शन नहीं लगाएगा तो उसकी ऑसिलेशंस जो है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेंगी। लेकिन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें जो बॉब है वो क्या करेंगे, उसको एयर की प्रेजेंस में कर देंगे, ठीक है, इन पेंडुलम को एयर और मीडियम या फिर किसी मीडियम में ले लेंगे, ठीक है। तो ऑसिलेशंस ऑफ ए बोर्ड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, बॉब के सिंपल पेंडुलम को, जैसे ये कोई बॉब हो गया, उसको हमने एयर की प्रेजेंस में किया, ठीक है, क्योंकि एयर इस पे फ्रिक्शन लगाएगी, एयर फ्रिक्शन लगाएगी तो क्या होगा, इसकी जो ऑसिलेशन है उसको टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि एयर अपना फ्रिक्शनल फोर्स तो देगी उसको, तो उसके जो ऑसिलेशन है उसको टाइम के साथ डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसमें एक और चीज आती है, जो इसमें डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में क्या होता है कि इसमें जो अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था, इसमें जो डिसिपेटिव फोर्सेज हैं, जैसे डिसिपेटिव फोर्सेज कौन से हो गए, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, ये जो सारे होते हैं, मतलब डिसिपेटिव फोर्स मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये जो डिसिपेटिव फोर्सेज है वो नहीं होते। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डिसिपेटिव और जो विस्कस फोर्स है वो टाइम के साथ वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी टाइम पर डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स भी, ये दोनों चीज जो हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसलिए जो विस्कस फोर्स है, जो डिसी मतलब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों ही अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्टिव नहीं होते। ये दोनों जो डिसिपेटिव फोर्सेज होते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर होते हैं, और जो हमारे डिसिपेटिव फोर्सेज मतलब हो गया कि कौन कौन से, फ्रिक्शनल और विस्कस फोर्स दोनों ही, तो ये दोनों क्या होंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के अंदर एक्टिव होंगे, जो कि टाइम के साथ डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस को करने के लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस है वो कैसे करते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ए, किसका, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस का, हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, मोशन ऑफ ऑसिलेटर देखेंगे, कंसिडर एक सिस्टम, हमने ये सिस्टम मान लिया, ठीक है, ये सिस्टम माना हमने, इसमें क्या किया, जो एस है, ये जो स्प्रिंग एस है, फोर्स कांस्टेंट के, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग के अंदर हमेशा फोर्स कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि स्प्रिंग को अपनी मोशन में वापस लाने की वो करता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट के हो गया। इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली, इसमें क्या किया कि इसमें जो वर्टिकली सस्पेंड किया, कैसे सस्पेंड किया, एक मतलब रिजिड सपोर्ट से, जैसे ये मान लिया ये हमारा जो है रिजिड सपोर्टर था, ठीक है। ए ब्लॉक बी ले लिया, ये जो ब्लॉक बी है जिसपे हमने मास, जो ये मास है, ठीक है, अटैच किया लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग पे, जैसे ये जो स्प्रिंग का एंड है ना, ये लोअर एंड है, इस पे हमने जो मास बी है, सॉरी जो बी पॉइंट है, बी ब्लॉक है, उस पे मास एम को अटैच किया, ये हो गया, ठीक है, ये मास को अटैच कर दिया एट लोअर एंड, द ब्लॉक इज कनेक्टेड, जो ये ब्लॉक है इसको क्या किया, एक जो वेन है, देखो वेन, वेन को हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा एयर की डायरेक्शन बताने वाला एक यंत्र, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी एयर की डायरेक्शन बताता है, उसको हमने क्या किया, जो एयर की डायरेक्शन बताने वाला जो वेन था, वो क्या किया, हमने उसको जो रोड आर थी उसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे ब्लॉक बी था ना, उसको रोड आर के थ्रू उस वेन से कनेक्ट कर दिया, उस वेन से रोड आर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इस वेन को क्या किया हमने, सबमर्ज कर दिया एक लिक्विड लेकर, और बिकर के अंदर उस लिक्विड को लिया, ठीक है, उस लिक्विड के अंदर हमने इस वेन को सबमर्ज कर दिया, यानी डुबो दिया हमने। उसके बाद क्या किया, एक पॉइंटर पी ले लिया, ठीक है, अटैच किया ब्लॉक के साथ, इस ब्लॉक इसके साथ अटैच किया पॉइंट पी को, ठीक है, और वर्टिकल लाइन एक्स इसको, मतलब इस तरीके से अटैच कर दिया कि ये जो लाइन है इसको अप मतलब ऐसे मूव करा सकता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन एक्स को। व्हेन ब्लॉक, अब देखो जैसे ये ब्लॉक है, इसको हमने क्या किया, फ्री छोड़ दिया, तो क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेटल्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये मान लिया पॉइंट है, इसको जैसे ही हमने जैसे थोड़ा अप एंड डाउन कर ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे, जैसे हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ब्लॉक है, जैसे ये जो हमने ब्लॉक है, ये क्या किया, इसको हम थोड़ा सा पुल डाउन कर देंगे, नीचे की ओर खींच देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक थोड़ी सी डिस्टेंस आएगी, लिटिल डिस्टेंस एक्स, ठीक है, और जो लिटिल डिस्टेंस एक्स आएगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जैसे ही हम ब्लॉक को नीचे की ओर खींचेंगे तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि हमने ब्लॉक को क्या किया, नीचे की ओर खींचना शुरू किया, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है, वो होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, वेयर एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, जैसे हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था,
ठीक है। अब जैसे ही हम ब्लॉक को फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ब्लॉक को पहले खींचा था, उसके बाद जैसे ही हम ब्लॉक को फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इट जो है ओसिलेट अप एंड डाउन ओसिलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले इस ब्लॉक को खींचा, जो वेन है उसको खींचा, तो क्या हुआ, इसने जो स्प्रिंग में क्या हुआ, एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जैसे ही हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो उस वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है हमारे फोर्स के अगेंस्ट में। तो जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो जो ये वेन अप एंड डाउन होगा तो क्या करेगा, जैसे ही, क्योंकि हमने इसको लिक्विड के अंदर ले रखा है, तो जैसे ही हम इसको अप एंड डाउन करेंगे तो क्या करेगा, ये लिक्विड को थोड़ा डिस्प्लेस करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, फिर से नीचे की ओर जाएगा, फिर से उसको लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। तो लिक्विड को विच इज टर्न इन एग्जैक्ट, जो कि जैसे ही हमारा जो वेन है वो जैसे ही रोटेट करेगा, क्योंकि हमारा लिक्विड है, इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड को ये अपोज करेगा, क्योंकि जैसे ही वेन नीचे की ओर जाएगा, लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा, डिस्प्लेस फोर्स लगाएगा, है ना, सॉरी अपोजिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको वेन जो है लिक्विड के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और ऊपर की ओर जाएगा तो वाटर इसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही इसको अपोज करेगा, जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर डैम्पिंग फोर्स। अब देखो यहाँ पे यही बात आ गई कि डैम्पिंग फोर्स, कि जो हमारा ये अपोजिंग फोर्स है इसी को क्या बोला, डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि ये इसकी ऑसिलेशंस को टाइम के साथ इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम इसको वेन को वापस, मतलब अगर हम इस प्रोसेस को करते गए तो एक टाइम पे ऐसे आएगा कि ये जो हमारा लिक्विड है इसके मोशन को इतना अपोज कर देगा कि बिल्कुल मतलब स्मॉल ऑसिलेशंस होने लगेंगे। ठीक है। तो यही क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है। तो इस सारे ऑसिलेशंस में जो प्रोसेस है होता रहेगा, और एक टाइम पे इसके ऑसिलेशंस है टाइम के साथ बहुत ही कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, कुछ एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, क्योंकि जैसे ये वेन ऊपर और नीचे की ओर जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस में काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होती, अनडैम्प्ड के अंदर टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो रही थी, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा उस अनडैम्प्ड में क्या हो रहा था, हमारे ऑसिलेशंस है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, तो एनर्जी भी हमारी क्या थी, कांस्टेंट। लेकिन डैम्प्ड में क्या हो रहा है, टाइम के साथ हमारी ऑसिलेशन डिक्रीज हो रही है, तो हमें जो हमारी एनर्जी है वो भी क्या, कांस्टेंट नहीं होगी, तो इसमें क्या होगी, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है। लिक्विड में, क्योंकि ट्रांसफर टू द थर्मल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड एंड वेन, क्योंकि जैसे अप एंड डाउन होगा तो इसमें कुछ थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है। और ये इसको, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसको मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मान लिया देखो अप एंड डाउन करेगा, ठीक है, तो इसकी जो थर्मल एनर्जी वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को इफेक्ट करेगी। ठीक है। और इसके जो स्प्रिंग सिस्टम है, मतलब ब्लॉक के जो स्प्रिंग सिस्टम, वो टाइम के साथ कम होते जाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये आ गया डैम्प्ड ऑसिलेशंस के, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है, हमने वेन के थ्रू एक एग्जांपल लेके समझाया। ठीक है। अगर मान लिया, अगर हम ऐसे सोचें कि हमारा जो वेन है बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि इसने उसके मोशन को इतना अपोज किया कि वो स्लोली स्लोली मूव करने लग गया। ठीक है। तो अब जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है ना, FD, मतलब इससे हम कैसे क्या पता चल रहा है, तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेन पे, क्योंकि जितनी कम होती जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेन उतना ही डैम्पिंग फोर्स कम होता जाएगा, है ना। तो जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वेलोसिटी के। अब इसमें हम इसको, जैसे हमने FD है, ठीक है, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम मान लेते हैं B। ठीक है। B हमने मान लिया डैम्पिंग कांस्टेंट BB। अब देखो जो डैम्पिंग फोर्स है उसको हम -BB लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो जैसे हम इसको ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे, स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर की ओर, तो इस तरीके से जो ऑसिलेशंस होंगी तो वो जो वेलोसिटी है डैम्पिंग फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, ये होगा। ठीक है। तो वेलोसिटी जो जो डिक्रीज होगी, मतलब है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑपोजिट नहीं कह सकते हम इनको, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो जो डैम्पिंग फोर्स है वो देखो ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ वेन। ठीक है। तो देखो F, इसलिए हमने ऑपोजिट के कारण माइनस का B भी लगाया। ठीक है। तो जो B है, ठीक है, वो डिपेंड करेगी किस पे, जो हमारा B कांस्टेंट है इसको हमने क्या बोला है, डैम्पिंग कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करेगी, लिक्विड के, हमने कैसा लिक्विड लिया उस पर और वेन पर। ठीक है। नेगेटिव साइन हमें क्या दिखा रहा है कि जो देखो डैम्पिंग फोर्स है वो अपोजिट है किसके, V है। ठीक है, हर एक मोमेंट पर। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा एक्टिंग ऑन ए मास किसी भी टाइम T पर, टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, -KX, क्योंकि ये हो गया टोटल फोर्स था, पहले बार ये तो था स्प्रिंग फोर्स था ना, F -KX, और सेकंड फोर्स क्योंकि F = F1 + F2 होता है ना, टोटल फोर्स F1 + F2, F1 कितना है -KX और F1, और ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये माइनस का BB। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद मान लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए मास माने,
ठीक है। एट अ टाइम टी पर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ए मास, क्योंकि मास भी तो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसको एट अ टाइम टी पर, एट अ टाइम टी पर, टाइम टी पर देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू एम में होता है, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स और माइनस का बी बी इसमें रखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए इधर रख दिया, माइनस का के एक्स माइनस बी बी, अब एम एक्स स्क्वायर ए की जगह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, तो माइनस का के एक्स माइनस का बी और वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा ना, तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस क्योंकि इधर इस तरफ ले आएंगे बी डी एक्स बाई डी टी और इज इक्वल टू माइनस, मतलब प्लस के एक्स इधर लेके आएंगे, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस के एक्स और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं है, इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें क्या हुआ, इस सॉल्यूशन से हमें क्या पता चला कि जो मोशन है ना ब्लॉक की अंडर द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फोर्स, मतलब डैम्पिंग फोर्स की इफेक्ट में जो वेलोसिटी है, मतलब जो मोशन है ब्लॉक की, वो क्या कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, इसी क्वेश्चन से हमें ये पता चला, ठीक है। अगर मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखें, मतलब इससे देखो, इस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसको डैम्पिंग ऑसिलेटर की टर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की टर्म में x इज इक्वल टू एक्स नोट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ठीक है, और कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, मतलब डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया कि हमारा जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश की वैल्यू इसमें क्या होती है, मतलब ओमेगा डैश, ये जो चीज होगी ना एक्स नोट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर, जो डिक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर है ना, ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज ही करता है टाइम के साथ, क्योंकि देखो माइनस साइन है, ठीक है, टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, तो और टाइम टी और ओमेगा क्या हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कैसे लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला है के बाई एम माइनस का बी स्क्वायर बाय फोर एम स्क्वायर, ये हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अगर मान लिया इसी में अगर माने कि हमारा ये बी कांस्टेंट है, अगर डैम्पिंग कांस्टेंट बी को अगर हम स्मॉल मान ले, बिल्कुल स्मॉल मान ले, तो ओमेगा डैश लगभग ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्योंकि बी हमारा क्या है, बी हमारा जो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट था, है ना, अगर हम इसको बिल्कुल कांस्टेंट मान ले, मतलब हम बिल्कुल स्मॉल मान ले, तो हमारा जो ये मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा डैश है ये ओमेगा की इक्वल हो जाएगी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस सिचुएशंस में क्या होगा, मतलब ये जो मोशन होगी ना 62, ये लगभग क्या हो जाएगी, पीरियोडिक, सॉरी इक्वेशन, जो इसको मतलब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जो ये इक्वेशन हो जाएगी ना इस सिचुएशंस में, जो ये जो इक्वेशन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक हो जाएगी, मतलब पीरियोडिक दिखाएगी, ना अनडैम्प्ड दिखाएगी ना ही डैम्प्ड, तो एक टाइप से पीरियोडिक दिखाएगी इस सिचुएशंस में, अगर बी हमारा बिल्कुल स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी डैम्प्ड ऑसिलेटर की एट टाइम टी पर, वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर एट इंस्टेंट टाइम टी पर, वो क्या होती है 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई, देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा, माइनस बी टी बाई एम इज इक्वल टू ई नोट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम, देखो ये आया। अब जो ये है 1/2 के एक्स, ये मैक्सिमम एनर्जी होगी ऑसिलेटर की, ठीक है, ये जो है के एक्स नोट स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया 1/2 के एक्स नोट स्क्वायर को ई नोट मान लिया, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी होगी ऑसिलेटर की। अब देखो ये जो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, जो इक्वेशन सेकंड हमें क्या बता रही है कि टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। देखो हमने डैम्पिंग में क्या देखा था कि हमारी एनर्जी अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में हमने क्या देखा था, हमारी एनर्जी कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर डैम्पिंग में पूछा जाए कि जो एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है।
डैम्प्ड ऑसिलेशंस में ऑसिलेशंस तो क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं टाइम के साथ। और अगर पूछा जाए कि एनर्जी कैसे डिक्रीज करती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में जो एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल था। वेन को हमने लिक्विड के अंदर लिया था। ठीक है, वेन को हमने जैसे हम अप एंड डाउन करेंगे, मतलब खींचेंगे तो वो जैसे ही फ्री करेंगे तो अप एंड डाउन की मोशन करेगा। तो यहाँ से एक बी कांस्टेंट लिया था, तो एफ डी इज इक्वल टू किसकी हो रहा था, माइनस बी। बी हमारा क्या था, डैम्पिंग कांस्टेंट आया था। और एफ इज इक्वल टू, क्योंकि हमने टोटल फोर्स लिया था, कि एक्स हमारा क्या था, स्प्रिंग फोर्स था, और माइनस वी डैम्पिंग मतलब फोर्स था। उसके बाद एक्सेलरेशन लिया, एफ इज इक्वल टू एम ए लिया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन को हमने सोल्व किया। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रही थी, जो मोशन ऑफ ए ब्लॉक है वो क्या कर रहा था, फोर्स जो डैम्पिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट टी की पावर माइनस बी टी बाई टू एम कोस ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश हमारी क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। ठीक है, ओमेगा डैश इसको था। अगर अब केस लेते हैं, अगर हम बी को बिल्कुल स्मॉल ले ले, तो जो है ओमेगा डैश है ओमेगा की इक्वल हो जाएगी, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। तो जो एनर्जी है, यहाँ से ये ग्राफ आया था। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आई थी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाई टू। ठीक है, ये डायरेक्ट हम याद ही करेंगे इस इक्वेशंस को। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर ई नॉट, इसको हम मैक्सिमम एनर्जी ले लेंगे ओसिलेटर की। तो ये हमें क्या बताती है कि जो एनर्जी है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये थे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल हो चुके थे। अगर हम मान लिया बोर्ड बॉब को, सिंपल पेंडुलम के बॉब को अगर एयर की प्रेजेंस में लटका दे, ठीक है, तो क्योंकि एयर उस पर क्या करेगी, उसके मतलब रजिस्ट करेगी उसके मोशन को, और टाइम के साथ वो डिक्रीज होता जाएगा। और अगर मान लिया स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, जैसे मान लिया एक बार स्ट्रेच करके फिर उसको छोड़ दे, तो क्या करेगा, उसकी ऑसिलेशंस टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के एग्जाम्पल। तो अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। तो पहला टाइप आता है फ्री ऑसिलेशंस। देखो इसमें हमारे जो ऑसिलेशंस होते हैं वो तीन टाइप के आते हैं। एक तो आता है फ्री ऑसिलेशंस, एक आता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और एक आता है रेजोनेंट। तो फ्री ऑसिलेशंस में क्या होता है, मान लिया सिस्टम जो है, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसकी इक्विलिब्रियम, मान लिया कोई हमने बॉब ले लिया, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, हमने क्या किया, उसको एक बार इनिशियली थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा। तो क्या करेगा, जैसे ही हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, लेट इट बी फ्री। जब हमने इसको हटा दिया, मतलब फोर्स को हटाया, तो क्या होगा, ये जो इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो क्या करेंगी, फ्रीली वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, अपनी मीन पॉइंट की ओर, मतलब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, क्योंकि हमने एक बार हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था उसकी मीन पोजीशन को, उसके बाद जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उसने मूव किया था। ठीक है, तो वही जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो मूव करती हैं जो ऑसिलेशंस, वही क्या होती हैं, फ्री ऑसिलेशंस। देखो इसके एग्जांपल्स बाय डेफिनेशन देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं कि सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग सेट टू एग्जीक्यूट फ्री ऑसिलेशंस कब कहेंगे, अगर वो वाइब्रेट करे इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अगर वो अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करे। इसका एग्जांपल क्या है, ऑसिलेशंस ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक बार हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, उसके बाद वो अपनी मीन पोजिशन पे अपने आप मूव करता रहेगा। ठीक है, फ्री ऑसिलेशंस करता रहेगा, तो वो क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ए फ्री ऑसिलेशंस। या फिर स्ट्रिंग ऑफ सितार जो होता है, एक बार हमने उसको खींचा तो उसके बाद जो उसमें ऑसिलेशंस होंगी वो भी क्या होंगी, फ्री ऑसिलेशंस, क्योंकि दोबारा हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, फिर वो अपने आप मोशन करती है, मतलब ऑसिलेशंस करती रहेंगी। सेकेंड टाइप आता है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन, देखो फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या होगा कि जब बॉडी को हम ऑसिलेट करेंगे विद, मतलब किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से, विद ए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम इट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, इफ इट्स ऑसिलेट आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होंगी, अगर मान लिया कोई बॉडी है, हमने उसको क्या किया, एक बार उसको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दिया, ठीक है, विद ए फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो जैसे इसका एक एग्जांपल क्या है, एक मान लिया कि
एक जो बॉय है, मान लिया कोई भी बॉय है, अगर मान लिया वो स्विंग पे बैठा है, अगर वो अपने फिट की हेल्प से, मतलब अपने पैरों की हेल्प से अगर उस स्विंग को मूव करवा रहा है, तो वो क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्योंकि हमें पता है स्विंग के पास अपनी इतनी फ्रीक्वेंसी तो होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि वो ऑसिलेशंस करता है। लेकिन हमने फिर भी क्या किया, अपने पैरों से उसको, उसके मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी, ठीक है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हमने पैरों से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी, लेकिन उससे कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमने उसको दे दी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर मान लिया हम स्विंग पे बैठे हैं और अगर हम अपने फिट की हेल्प से उस स्विंग को मोशन करवा रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, क्योंकि ओसिलेशंस जो है स्विंग की अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ही, हम उसकी डिफरेंट, हम अपने पैरों से अपनी कुछ मतलब अपनी फिट की हेल्प से उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन, ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन कि जब कोई भी बॉडी ओसिलेट करती है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद ए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, इट्स ओसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स ओसिलेशंस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, कोई स्विंग है, स्विंग पे ऊपर मान लिया कोई भी चाइल्ड बैठा है, अगर वो अपने फिट से उस स्विंग को थोड़ा सा मूव कराए, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ही, हमने उसको और फ्रीक्वेंसी दे दी जो डिफरेंट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो वो हमारे क्या होंगे, वो क्या होगा, हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशंस के एग्जांपल। ठीक है, ये भी एक टाइम से मतलब एक टाइप से टाइम के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना, डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मतलब एग्जांपल आता है, मतलब सेकंड आता है रेजोनेंट फोर्स। रेजोनेंट फोर्स, इसके तो तीन टाइप थे ना, फ्री ऑसिलेशन, सॉरी रेजोनेंट ऑसिलेशंस, फोर्स नहीं बोलेंगे, रेजोनेंट ऑसिलेशंस, फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट। अब देखो रेजोनेंट ऑसिलेटर क्या होता है, रेजोनेंट ऑसिलेटर क्या होता है, मान लिया कि हम स्विंग पे बैठे हैं, ठीक है, उसकी क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो है ही उसकी मूवमेंट कराने की, लेकिन अगर हम स्विंग पे झूल रहे हैं और पीछे से मान लिया कोई हमें डिराइव फोर्स दे रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कोई झुला रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि हम इसको स्विंग करा रहा हो, पीछे से धक्का दे रहा हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना स्विंग की, है ना, अगर उसी फ्रीक्वेंसी के साथ हम फोर्स को डिराइव कर रहे हो, डिराइव नहीं कर सकते, ड्राइव मतलब उतना ही फोर्स दे रहे हो, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का फोर्स दे रहे हो जितनी फ्रीक्वेंसी की हमारे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, जो फोर्स है उसकी, जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी का फोर्स अगर हम उसको दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, रेजोनेंट ऑसिलेटर। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ना, अगर हम दे रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, तो उस टाइम पे जो ओसिलेशंस होंगी ना बॉडी की, उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट ओसिलेशन। देखो डेफिनेशन से देखते हैं, तो डेफिनेशन से देखें तो क्या होगा कि हमारी जो जब बॉडी ओसिलेट करती है, अगर मान लिया अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है, अगर हम उसको जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे दें और वो किसके इक्वल हो, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, है ना, तो वो होती है रेजोनेंट ऑसिलेशन। जब वो ऑसिलेशंस होंगी तो वो होंगी रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसका एग्जांपल है, अगर मान लिया स्विंग पहले ही ऑसिलेट कर रहा है, अगर हम उसको मतलब उसकी जो ओम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का अगर पीरियोडिक फोर्स दे दे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो वो उस टाइप से जो ऑसिलेशंस होंगी तो वो क्या होंगी, रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये जो हमारे थे इंपॉर्टेंट तीन, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप थी ऑसिलेशंस की तीन, फ्री ऑसिलेशंस होगी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस होगी एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। अब जो ये रेजोनेंट है इसमें दो टाइप्स और आ जाती हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस में, एक तो आता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और दूसरा आता है वेलोसिटी रेजोनेंस। तो देखो इसमें ये ऐसे ही बता देती हूँ, इसमें वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, वैसे बता देते हैं कि इसमें दो टाइप्स आते हैं रेजोनेंट में, एक आता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और दूसरा आता है वेलोसिटी रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होता है, जब मान लिया अगर हम फ्रीक्वेंसी दें, एक्सटर्नल पीरियोडिक मतलब फ्रीक्वेंसी फोर्स है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तो नेचुरल मतलब अनडैम्प्ड नेचुरल ऑसिलेशंस में अगर हम पीरियोडिक फोर्स दे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तब क्या होगी, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। और अगर मैक्सिमम है, अगर हम क्या करें, मतलब वेलोसिटी रेजोनेंस का क्या होगा, अगर हम जैसे जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे, अगर जो उसकी ऑसिलेशन से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब इक्वल है,
ठीक है, इक्वल है, ज्यादा नहीं कह सकते हम, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, इक्वल है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में मतलब वेलोसिटी रेजोनेंस होगा। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या होगा, अगर हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो ऑसिलेशंस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। अगर हमारे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो क्या है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आ जाए, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आ जाए, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी रेजोनेंस। ठीक है, इसमें दो ही टाइप थी। तो ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स थे ओसिलेशंस के, फ्री ओसिलेशंस, फोर्स्ड ओसिलेशंस एंड रेजोनेंट ओसिलेशन। फ्री ओसिलेशंस क्या होती हैं, एक बार अगर हम थोड़ा सा फोर्स दे दें उसके बाद वो अपने आप वाइब्रेट करती रहे, तो वो होंगी फ्री ओसिलेशंस। फोर्स्ड ओसिलेशंस में क्या होता है कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होती है कुछ तो, है ना, क्योंकि मोशन रोटेटिंग बॉडी की तो होती है, ठीक है, मूव करती हुई बॉडी की, अगर हम उसके में मान लिया कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे दे, तो वो क्या होगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसका एग्जांपल क्या था, स्विंग पे कोई अगर चाइल्ड अपनी फिट से उस स्विंग को मूव कराए, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस थी। रेजोनेंट ऑसिलेशंस के एग्जांपल क्या था, अगर हम स्विंग पे पहले से ही झूल रहे हैं, ठीक है, स्विंग कर रहे हैं, और पीछे से अगर हम हमें कोई धक्का दे दे, मतलब एक्सटर्नल जो पीरियोडिक फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो वो हो जाती है रेजोनेंट ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये तीन टाइप की ऑसिलेशंस थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑसिलेशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 12th चैप्टर था ओसिलेशंस एंड वेव, उसका जो ओसिलेशंस पार्ट था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे वेव्स। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप की वेव का मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ओसिलेशंस वाला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।